इस युद्ध के दौर में भी ईरान मोर देन $100 बिलियन एवरी डे कमा रहा है। जो हम्म, डॉलर का डोमिनेंस ना वर्ल्ड में, अब हम्म। उसमें दरार पड़ने लगी है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। अनुराग अड्डा में आपका स्वागत है। इस समय दुनिया में ईरान और अमेरिका के युद्ध के कारण एक तरह से अब पूरी अव्यवस्था मची हुई है। पूरी दुनिया में पेट्रोलियम पदार्थों की क्राइसिस है, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद है और भी तमाम समस्याएं, गैस की किल्लत और पेट्रोल पंपों के आसपास बड़ी भीड़ आप खुद ही देख रहे हैं। इसके लेकर तमाम खबरें आ रही हैं। आज इसी मसले पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं अनुराग अड्डा में आर्थिक और सामरिक मामलों के जानकार कन्हैया पांडे जी। कन्हैया पांडे जी पिछले 10 साल से अध्यापन कर रहे हैं और सिविल सेवा की परीक्षा करने वाले अभ्यर्थियों को वो पढ़ाते हैं और आर्थिक और सामरिक मसलों पर लिखते रहते हैं। कन्हैया जी, आपका स्वागत है अनुराग अड्डा में। नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार। हार्मुज स्ट्रेट बंद होने के कारण कहा जाता है कि भारत का करीब 50% तेल इसी रास्ते से आता है। तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी 100 बैरल पार कर गया है। गवर्नमेंट भारत की भले ही कह रही है कि ये जो है हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन पब्लिक में एक पैनिक है। तो अभी जो ईरान अमेरिका युद्ध की स्थिति आप देख रहे हैं, उससे जुड़ी खबरें देख रहे हैं, तो ये मसला कहाँ जाके ठहरने वाला है? अभी मैं आपसे खासतौर से पेट्रोलियम और गैस की किल्लत पर जानना चाहूँगा स्पेसिफिक कि क्या आसार दिख रहे हैं? आज एक खबर और आई है, मैं थोड़ा-सा ऐड कर दूँ कि रूस ने भी कहा है कि फिलहाल वो अपना रिफाइंड ऑयल नहीं बेचेगा। देखिए ऐसा है कि स्थिति एम्बिग्यूटी की तो बनी हुई है कि अभी 4 हफ्ते हो गए और ईरान और अमेरिका का युद्ध खिंचता जा रहा है। जी। अब ये किस करवट बैठेगा, एग्ज़ैक्ट तो कोई नहीं कुछ कह सकता है, लेकिन जो आकलन किए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं कि इतना जल्दी ये बंद होने वाला नहीं है। हुँ, उसके पीछे रीज़न ये है कि ईरान को बहुत से कंट्रीज़ का बहुत स्ट्रॉन्ग और मोरल सपोर्ट्स भी है, हुँ। जो बैकडोर से उसे सपोर्ट कर रहे हैं जी, और जी। जो मोर और लेस अमेरिका से अपनी चीज़ें निकाल रहे हैं। अब हम आते हुँ, हैं तेल के क्राइसिस पे। हुँ, तेल का मुद्दा ऐसा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पे ईरान ने हालाँकि ये कह रखा है कि इंडिया के जो जहाज़ हैं उनको हम जाने देंगे या हुँ, कुछ आ भी रहे हैं। हुँ, लेकिन सप्लाई ब्लॉक तो हुई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हुँ। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि इकोनॉमिक्स में एक सेक्शन होता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। जी। उसमें क्या होता है कि जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, वो एक टर्म होता है हर्ड बिहेवियर, जो हुँ, पैनिक होकर के किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा बाइंग शुरू कर देते हैं। हुँ, तो भारत में भी मोर और लेस अभी स्टार्टिंग में जो सिचुएशन देखने को मिली ना, वो हुँ, इस पैनिक का रिज़ल्ट था। हुँ, गवर्नमेंट कई बार कह रही है, भई हमारे पास रिज़र्व रखा हुआ है, ऐसी हुँ, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हुँ। इसमें भी ये देखा हो गया होगा कि पेट्रोलियम बहुत मिनिस सारे पेट्रोल पंप पे तेल नहीं है। हुँ, हाँ, तो उसमें दिक्कत क्या होता है, जब ये एक ऊहापोह की स्थिति बनी है तो 2 डर डर लग रहा है लोगों के, या तो इनके दाम बढ़ जाएँगे तेल के हुँ, या फिर तेल मिलेगा नहीं। हुँ, इसलिए जो ₹100-200 का भी पेट्रोल भरवाता था वो टंकी फुल करवा रहा है। हुँ, तो ऐसे में डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ गई, हुँ, सप्लाई वही है। तो इससे क्या है, कुछ पेट्रोल पंपों पे क्या हुआ, उसकी शॉर्टेज होने लगी और ये हुँ, पैनिक सिचुएशन होने लगी है। हुँ, लेकिन कहीं न कहीं से ये बात तो है, अगर हुँ, प्रधानमंत्री जी ने संसद में बयान दिया कि हम कोरोना से भी लड़े थे, तो हुँ, कहीं न कहीं सेट ऑफ माइंड में उनके भी है कि अगर ये चीज़ें खिंचेंगी, तो देश के लिए बहुत अच्छी स्थिति तो नहीं होने वाली है। ये बात तो हुँ, सच है। तो मैं बहुत कुछ प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन हुँ, अगर ये युद्ध खिंचा, तो हुँ, तेल का संकट होके रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। हुँ। अभी डिपेंड करता है रिज़र्व हमारे पास कितना बचा हुआ है और गवर्नमेंट हाँ। कितना सक्सेसफुल उसको रन कर पा रही है। तो अभी रिज़र्व कितना बचा हुआ है इस पर है अभी कुछ ऐसी भी बातचीत सामने आई थी कि भारत को अपने जो एनर्जी पॉलिसी है, ऊर्जा नीति है, ये जितना हम स्टॉक रखते हैं क्रूड ऑयल का, इसको लेकर भी बात हुई थी। लेकिन 100 बैरल के बाद बहुत दिनों बाद तेल पहुँचा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, काफ़ी दिनों तक सस्ता था। इसमें एक सवाल ये कन्हैया जी आपसे ये जानना चाहेंगे, चूँकि आप नज़र रखते हैं इन चीज़ों पर, कि जो ये पूरा युद्ध है मिडल ईस्ट के जो ओपेक देश हैं, ये चूँकि बड़े प्रोड्यूसर रहे हैं पेट्रोलियम उत्पादों के, पेट्रोल के और गैस के, और यहाँ पर थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रभावित होता लग रहा है। तो अब दूसरे-दूसरे विकल्प देखे जा रहे हैं। तो अब युद्ध के बाद मान लीजिए तेल की कीमतें अभी 100 बैरल पार हैं और मान लीजिए कल को चल के कुछ युद्ध रुकता है,
तो इसका क्या फ़र्क एक थोड़ा परमानेंट भी दिखेगा तेल की कीमतों पर? देखिए ऐसा है कि मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, जब ये गवर्नमेंट आई 2014 में, तो जी। उसके बाद के दौर में क्या होगा कि ऐसी सिचुएशन थी गवर्नमेंट ने ये तेल का दाम तो पहले ऑलरेडी इंडिया ने बढ़ा रखा था। हुँ, बाद में जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल के दाम घटे हैं, तो हुँ, भारत सरकार ने इन दामों में बहुत कमी की नहीं। तो हुँ, भारत सरकार ने प्रॉफिट बुकिंग तो ठीक-ठाक कर ली है, इस हुँ, सिचुएशन में। तो हुँ, दाम तेल के घटे थे लेकिन भारत सरकार ने कम नहीं किए, हुँ, प्रॉफिट बुकिंग मारती रही। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है कि अब वो 100 के ऊपर जा रहे हैं, तो हुँ, भारत को एक्चुअल में अब तेल महँगा मिलेगा, ठीक है? हुँ, तो हुँ, इसको फ्री मार्केट पे छोड़ रखा तेल को। तो ये बात समझ लीजिए कि तेल के दाम अगर भागेंगे, तो तेल का दाम बढ़ाना पड़ेगा इनको, सरकार को। लेकिन सरकार इस बात से भी पूरी डरी हुई है कि चुनाव का मौसम है, 2027 में यूपी में चुनाव होने वाला है और हुँ, सभी जगह चुनाव की सिचुएशंस आने वाली में। ऐसे में सरकार पूरी कोशिश ये करेगी कि ये चीज़ें होने ना पाए, चीज़ें खींचने ना पाएँ। तो डैमेज एंड कंट्रोल की सिचुएशन तो लाई जाएगी। लेकिन हुँ। अगर चीज़ें आउट ऑफ स्टॉक गई या आप सरकार के हाथ के बाहर गई, तो भाई जनता को तैयार रहना पड़ेगा मेंटली इन चीज़ों को झेलने के लिए। ₹10 एक्साइज़ ड्यूटी में कमी वग़ैरह की गई, आप जो कह रहे हैं शायद ये वही है कि तेल मतलब घटे भले ना लेकिन बढ़ने ना पाए। एक्चुअली देखिए तेल के साथ 2 डायनामिक्स है। तेल पे सेंटर भी टैक्स लगाती है और स्टेट भी लगाती है। हुँ, हुँ, सेंटर एक्साइज़ ड्यूटी लगाती है और स्टेट सेल टैक्स लगाती है। तो हुँ, आपने देखा होगा जीएसटी से पेट्रोल और अल्कोहल को बाहर रखा हुँ, स्टेट्स ने, हुँ, क्योंकि वो अपने लाभ से समझौता नहीं करना चाहती और हुँ, केंद्र सरकार पूरी कोशिश करती है कि जीएसटी में दोनों आ जाएँ। तो वन हुँ, नेशन वन टैक्स के हिसाब से एक रेट तेल की जगह पे होगा। तो हुँ, राज्य अपने सेल टैक्स कम नहीं करती, हुँ, संतोष करती है कौन? केंद्र सरकार। तो हुँ, केंद्र हुँ। सरकार अपने रेवेन्यू को कम करेगी, एक्साइज़ ड्यूटी को कम करेगी, ताकि चुनाव में उसका लाभ लिया जा सके, तेल बढ़े ना पाए। तो जी, सरकारी खाने पे असर पड़ेगा। मैं इतना हुँ। कहना चाहता हूँ कि अगर तेल बढ़े ना, तो भी सरकार को अपने घाटे के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अभी तो क्राइसिस है, अभी हार्मुज़ स्ट्रेट की सप्लाई को लेके संशय बरकरार है। हालाँकि सरकार ये कह रही है कि आ रहे हैं। लेकिन अगर हम ये मान लेते हैं, एक थोड़ा-सा हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि मान लीजिए युद्ध भी खिंचता है। 2 महीना, 2 महीना, 3 महीना हार्मुज़ स्ट्रेट में सप्लाई वैसी नहीं हो पाती है और वो बाधित रहता है। तो भारत के पास और क्या तरीके हैं, क्या विकल्प हैं जहाँ से वो तेल ला सकता है? जैसे एक रसिया का विकल्प था जो टैरिफ डील के बाद अमेरिका ने कहा भी था कि 1 महीना ले सकते हैं। और कौन-कौन से देश हैं? या क्या ऐसा तरीका हो सकता है कि भारत एक तो सप्लाई बरकरार रखे, दूसरा थोड़ा कीमतें भी नियंत्रित रहें? नहीं, नहीं देखिए ऐसा है कि इंडिया के लिए आपदा में अवसर वाली स्थिति भी हो सकती है। हुँ, हॉर्मुज़ स्ट्रेट से ऐसा तो नहीं ईरान ने कहा पूरा ब्लॉक कर रखा है, तो हुँ, कुछ न कुछ वहाँ से सप्लाई होती रहेगी। हुँ, इंडिया और भी अल्टरनेटिव ढूँढेगी, इन हुँ, चीज़ों को लेकर के क्योंकि इंडिया के रिलेशनशिप ओपेक वाली कंट्रीज़ के साथ भी ठीक हैं। तो हुँ, उन चीज़ों को लेकर के दूसरा चीज़ क्या है रशिया के साथ। रशिया खुद युद्ध में फँसा हुआ है यूक्रेन के साथ। हुँ, तो हुँ, रशिया खुद भी एक बायर ढूँढ रहा है हुँ, कि हमें कोई ऐसा बायर मिल जाए, तो रशिया भी इस बात से तय है कि डिस्काउंट रेट पे तेल भर सकते हैं। हुँ, तो हुँ, ये एक अच्छा समय है भारत के लिए कि हुँ, और जैसे बाप मंडीर वाला जो स्टेट वाला वो वाला रूट है, तो हुँ, रूट चेंज करके अपने क्या कहते हैं क्या कहते हैं जो सेंटर्स हैं जो बाय करने के, हुँ, उनको चेंज करके यानी उसके ईरान के या दूसरे कंट्रीज़ के अल्टरनेटिव्स को ढूँढ करके। और हुँ, तीसरी बड़ी चीज़ क्या है कि इंडिया के पास एक और मौका है कि अपने रुपीज़ का इंटरनेशनलाइज़ेशन करके हुँ, जैसे बहुत सी ऐसी कंट्रीज़ हैं, जो डॉलर में नहीं करना चाहती हैं, ट्रेल का डील करना चाहती हैं, क्योंकि डॉलर को डी-डॉलराइज़ेशन करना चाहती हैं। हुँ, तो इंडिया ऐसा कर सकता है कि अपने रुपीज़ को दे करके और इन क्या कहते हैं क्रूड ऑयल के डील्स को बेनिफिट कर सकता है। तो ऐसे में हमारे पास जो स्ट्रैटेजिक हमारे पास रिज़र्व है ना, हुँ, उसको हम भर सकते हैं और हमारे पास ये भी चांसेज़ हैं कि सेवरल अल्टरनेटिव्स को ढूँढ करके हुँ, हम तेल के अपने रिज़र्व को और बढ़ा सकते हैं, तो ये ख़ास बात तो हो सकती है। लेकिन मुझे जो नहीं लगता है कि ये बहुत ज़्यादा खींचेगा, हुँ, क्योंकि अमेरिका अभी से अपने सुर बदलने लगा है। हुँ, हुँ, अमेरिका को ये अच्छे से एहसास हो गया है कि इन हुँ, एरियाज़ में बहुत फँसे रहने से उसको हुँ, नुकसान होगा। दूसरी बड़ी चीज़ नुकसान आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, इस युद्ध के दौर में भी ईरान मोर देन $100 बिलियन एवरी डे कमा रहा है। हुँ, क्योंकि उसने तेल के रेट्स जो स्पेशल डिस्काउंट्स पे देने शुरू कर दिए हैं, अपने हुँ, हेल्पिंग दोस्त द कंट्रीज़ के अंदर। हुँ, तो उस एरिया से ईरान पैसा तो बना ही रहा है। तो हुँ, ये बेसिक चीज़ है। दूसरी चीज़ ईरान ने ये भी कह दिया
कि जो कंट्रीज़ युआन में पेमेंट करेंगे, हुँ, उन जहाज़ों को हम यहाँ से निकलने देंगे। हुँ, तो उद्देश्य क्या है कि चाइना को सपोर्ट करना है हुँ, और अमेरिका को एक सेटबैक देना है। उसकी हुँ, करेंसी से भी सेटबैक देना है। जो हुँ, डॉलर का डोमिनेंस था ना वर्ल्ड में, हुँ, अब उसमें दरार पड़ने लगी है। हुँ। अब डॉलर के अल्टरनेटिव्स में लोग जा रहे हैं, तो इंडिया भी उसी को चुनेगा हुँ। और इससे चुन करके अपनी सप्लाई को बढ़ा सकता है। छोटी-सी बात एक ऐड करना चाहें कि तो अगर मान लीजिए आपका कहने का मतलब यही है कि भारत ये कर सकता है कि डॉलर के बजाय रुपए में भुगतान करके तेल खरीद सकता है। लेकिन फिर अमेरिका इस पर कुछ ना नुकुर करेगा, ये तो क्योंकि वो तो कभी नहीं चाहता है, तो उसमें कैसे भारत उसको हैंडल करेगा? हाँ, नहीं बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ। अब 2-3 चीज़ें हैं। हुँ, हमें अमेरिका को भी खुश रखना है, ठीक हुँ, है? हमें हुँ, अपने स्ट्रैटेजिक रिज़र्व को भी खुश रखना है। तो हुँ, अभी सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका किसी दूसरे दिशा में ज़्यादा उलझा है। हुँ, उसकी अभी पहली टॉप प्रायोरिटी ये नहीं होगी भारत को सबक सिखाना। हुँ, उसकी टॉप प्रायोरिटी अभी है ईरान, वहाँ हुँ, से चीज़ें निकलना, ठीक है? हुँ, तो हुँ। यहाँ एक अल्टरनेटिव हो सकता है। इंडिया इसी के पास एक लेवरेज बन सकता है चीज़ों को लेकर के, इसी को आप क्योंकि आपदा में अवसर कह रहे अचानक हैं। वो डील पे नहीं भी आएगा ऐसी चीज़। इसी को आप आपदा एग्ज़ैक्टली में अवसर तो कह रहे ये हैं। चीज़ें हैं और दूसरी चीज़ एक और हाँ, दूसरी चीज़ एक और भी है ना कि इंडिया अपने एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है इन गल्फ कंट्रीज़ में। हुँ, जैसे फार्मास्यूटिकल गुड्स हुए, खाने की चीज़ें हुईं या हुँ, फिर इंजीनियरिंग गुड्स हुए। ये सब हुँ, ऐसे मामले में इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है, तो हुँ, वहाँ डिस्टर्बेंस इतना चल रहा है कि वहाँ हुँ, चीज़ों की डिमांड होगी। तो हुँ, इंडिया के लिए यूँ कहूँ कि एक नया मार्केट मिल गया है, जो चाइना हुँ, प्लस वन के हिसाब से। तीसरा हुँ, एक और फैक्ट हो सकता है कि इंडिया नए इन्वेस्टर्स खोज सकता है। हुँ, ऐसे इन्वेस्टर्स जो मिडल ईस्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, हुँ, वहाँ बहुत डिस्टर्बेंस है, तो हुँ, उनके लिए एक पीस प्लेस चाइ इंडिया हो सकता है, हुँ। जहाँ वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो 2-3 फैक्टर हैं आपदा में अवसर के। वो सही कह रहे हैं आप, दुबई जैसी जो जगहें सुरक्षित मानी जाती थी, वो भी अब मतलब इंटरनेशनल माहौल में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है जो लोग दुबई वगैरह में इन्वेस्ट कर रहे थे, वो कहीं कोई दूसरी जगह ढूँढेंगे। डेफिनिटली और इंडिया इज़ अ परफेक्ट प्लेस फॉर इन्वेस्टमेंट। हुँ, यहाँ पे इतना बड़ा मार्केट है, ठीक है? हुँ, आप कोई प्रोडक्ट बनाओ, आपका सेल होगा ही होगा। और ऐसा नहीं है पिछले 1991 के बाद इंडियन की परचेजिंग पावर बढ़ी है। हुँ, इतना बड़ा मार्केट है, आप कोई प्रोडक्ट बनाओगे, तो उस हुँ, प्रोडक्ट के बायर्स यहाँ पे हैं। चाहे हुँ, प्रोडक्ट का साइज़ कुछ भी हो, प्रोडक्ट का प्राइस कुछ भी हो। हुँ। तो इसलिए इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी जगह तो ये है ही। तो मिडल ईस्ट का इन्वेस्ट इंडिया में आ सकता है, मतलब ये मौका है अगर सरकार ठीक से इसको अ, हाथ उठाए। एक कन्हैया जी एक थ्योरी का और बताइएगा, वो ऊर्जा नीति से ही संबंधित है। चूँकि ये मध खाड़ी देश तो तेल के बड़े उत्पादक हैं ही हैं, ये तो बच्चा-बच्चा जानता है। हुँ? तो हम लोगों के बचपन में जो है ट्रक की टंकियों पे लिखा रहता था कि इराक का पानी, तो वो लोग जानते हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि अमेरिका भी दुनिया का बड़ा तेल उत्पादक देश है। कुछ विशेषज्ञ, रक्षा विशेषज्ञ, कुछ आर्थिक जानकार ये भी कह रहे हैं कि अमेरिका ने चूँकि वेनेजुएला वाला जो मामला हुआ और उसके बाद अगर मिडल ईस्ट में तेल का उत्पादन घटा, तो ऐसा नहीं होगा कि कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए अमेरिका पूरी दुनिया की तेल सप्लाई जो है अमेरिका पे डिपेंडेंट हो जाए और जो हम लोग सोच रहे हैं कि रुपयों में तेल डाल के खरीद लें और अमेरिका जिस तरह से रिस्ट्रिक्शन करता है, कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम लोग से मतलब है कि पूरी दुनिया के ही बहुत सारे देश अमेरिका पर तेल के लिए निर्भर हो जाएँ। नहीं देखिए 2-3 बातें हैं। पहली चीज़ तो क्या है, ये बात एकदम बिल्कुल आपकी सही है कि ये हुँ, अमेरिका सबसे बड़े तेल प्रोड्यूसर के रूप में भी है और तेल के रिज़र्व रखने वाले में भी से भी हुँ, है, हुँ, ठीक है? हुँ, और अमेरिका का 2014 के पहले से भी 90s से उसकी स्ट्रैटेजी रही है कि हुँ, अपना प्रोडक्शन भी रखो और रिज़र्व भी बढ़ा के रखो। हुँ, इसलिए उसने हुँ, इराक को इन्वेड किया, हुँ, अफ़गानिस्तान पूरा मिडल ईस्ट के एरिया पे पूरी की पूरी उसने क्या उनकी सिक्योरिटी का ठेका ले रखा है। तो हुँ, अमेरिका तो ऐसा करता है। अमेरिका ये स्थिति तब लाएगा जब युद्ध में अमेरिका का बहुत नुकसान हो जाएगा हुँ, और उस नुकसान की भरपाई करने के लिए आपका बिल्कुल अंदाज़ा सही है कि हुँ, अमेरिका ये चाल चल सकता है कि अगर वहाँ से तेल की समस्या क्रिएट हो रही है, तो आप हमसे सप्लाई लो। हुँ, लेकिन उसके भी कॉम्पिटिटर मार्केट में है। उसका हुँ, सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर रसिया है। हुँ, रसिया भी नेचुरल गैस और सारी चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ा सप्लायर है उसका। दूसरी गैस का चीज़ तो क्या बहुत है, बड़ा ओपेक कंट्रीज़ इस बात को बर्दाश्त ओपेक कंट्रीज़ इस बात को बर्दाश्त नहीं करेंगी। इसलिए नहीं करेंगी कि ओपेक कंट्रीज़ ने अपनी सिक्योरिटी का ज़िम्मा किसको दे रखा है? हुँ, अमेरिका को दे रखा है। और हुँ, ओपेक कंट्रीज़ का इकोनॉमी का सबसे बड़ा बेस क्या है? तेल ही है। अगर हुँ, उसके तेल पे ही आप नज़र डालोगे,
तो अब हुँ। काहे का सिक्योरिटी, काहे की सारी चीज़ें, तो वो रिलेशनशिप अमेरिका इतना जल्दी खराब नहीं करना चाहेगा। हाँ, क्योंकि लेकिन ये उससे क्या है, हुँ, अमेरिका के प्रभुत्व की बात हो रही है। उससे हुँ, वहाँ जुड़ा हुआ है, जैसे सऊदी अरब हुआ और सारी कंट्रीज़ हुँ, हुई, हुँ, वहाँ उन कंट्रीज़ को अमेरिका ने कह रखा है आपको आर्मी बनाने की ज़रूरत नहीं है, हुँ, आपकी सिक्योरिटी हमारी ज़िम्मेदारी है। हुँ, और उन्हीं के सबसे प्रमुख सोर्स पे अगर ये कॉम्पिटिटर बन जाएगा अमेरिका, हुँ, तो आई डोंट थिंक सो ये बहुत अच्छा कदम अमेरिका का होगा। अमेरिका ऐसा कर सकता है इन वर्स्ट कंडीशन, जब अच्छा भारत की क्या इसमें स्थिति हो सकती है? भारत के लिए देखिए मोर और लेस विन-विन सिचुएशन है। हुँ, जो उसे बेचे डिस्काउंट रेट पे बेचे, हुँ, तो वो तेल खरीद लेगा, उसमें क्या दिक्कत है? हमारी हुँ, तेल तो बहुत बड़ी ज़रूरत है और हुँ, इंडिया ऊर्जा नीति की तरफ इधर शिफ्ट कर रहा है, अब पूरा पैराडाइम शिफ्ट कर रहा है किस की तरफ? ई-व्हीकल्स की तरफ। अभी हुँ, देखिए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की डिमांड बहुत तेज़ बढ़ने वाली है इंडिया के हुँ, अंदर, इस हुँ, क्राइसिस के बाद। ठीक हुँ, वैसे ही जैसे ये इंडक्शन बिके हैं ना, हुँ, गैस सिलेंडर कम जैसे हुए, हुँ, तो हुँ, इंडक्शन की डिलीवरी और उसका डिमांड इतना तेज़ हाई हुआ है, हुँ, तो इस इकोनॉमी जो अभी जो ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ, ये तेल का क्राइसिस शुरू हुआ है ना, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ाएगा, देखिएगा, हुँ, हुँ, उसकी डिमांड्स को बढ़ाएगी। अभी भी मार्केट में जिसके पास ई-व्हीकल्स है वो पूछ रहे हैं, भाई साहब क्या लाइन में लगे थे? हुँ, पेट्रोल मिला कि नहीं मिला? हुँ, कैसे हुँ, सिचुएशन है? सो हुँ। दीज़ आर द एरियाज़, ये जो सिचुएशन होने वाली है, तो ई-व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चीज़ें बढ़ सकती हैं इस चीज़ को लेकर के। एक एक आपकी बात से एक जो ये आई आपने जो कहा कि अमेरिका ने जो पूरा मिडल ईस्ट के यूएई खाड़ी देशों के सुरक्षा का ज़िम्मा दे रखा था। लेकिन उनका एक भरोसा तो टूटा है कन्हैया जी कि जो उन्होंने सुरक्षा का ज़िम्मा दिया था, तो तेल रिफाइनरियों से लेके उनके बड़े-बड़े पावर प्लांट्स तक तो ये सब गया है। तो उनका भी भरोसा तो अमेरिका से कुछ कमज़ोर ही हुआ होगा। तो अब नई परिस्थितियों में हो सकता है कि वो भी सेना-वेना के बारे में सोचे। तो तेल की जो इकोनॉमिक्स है और तेल की जो पॉलिटिक्स है, क्या वो आगे कुछ वर्ल्ड ऑर्डर में नया शेप ले सकती है? आपको क्या लगता है? डेफ़िनेटली ये हो सकता है, क्योंकि अब गल्फ़ कंट्रीज़ को भी एहसास हो गया कि अमेरिका भी कमज़ोर है। हुँ, अमेरिका पे भी हमला हो सकता है और हम हुँ। उनके साथी हैं, तो हम पे भी हमला हो सकता है। हुआ ही तो है। उसकी जो हनक थी ना, वो हुँ, कमज़ोर हो रही है, ठीक हुँ, है? अब उससे क्या होगा, डेफ़िनेटली ये अपने नए बायर्स खोजेंगे, हो हुँ, सकता है अपनी सेना बनाएँ या हुँ, यहाँ चांस बन जाएगा हुँ, करीब आने का चाइना और रसिया का। हुँ, ऐसी कंट्रीज़ सामने आएँगी कि अब उनकी सुरक्षा भरोसा मत करो, हमारे साथ आओ। और हुँ, अभी देखिए इसकी भूमिका ली थी चाइना के वाइस प्रेसिडेंट ने। हुँ, उसने अपना वो मिसाइल दिखाया ना, हुँ, 61, इसमें हुँ, 60 एटम बम है और 1 हाइड्रोजन बम है और हुँ। बोला इसकी रेंज में पूरी दुनिया आती है। ये मैसेज था गल्फ को भी कि देखो अब तुम्हारे सिक्योरिटी के ठेकेदार बदलने वाले हैं। हुँ, ये ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हुँ, सिक्योरिटी केवल अमेरिका देगा। ये हुँ, शुरुआत हो रही है नई पॉलिटिक्स की, नई डायनामिक्स की, जिसे मल्टीपोलर कहते हैं। हुँ, मल्टीपोलर का मतलब क्या है? अब केवल एक देश मजबूत नहीं है। हुँ, अब चाइना का दावा कर रहा है हम स्ट्रॉन्ग हैं, हुँ, रसिया दावा कर रहा है हम स्ट्रॉन्ग हैं, पीछे से हुँ, इंडिया भी दावा कर रहा है हम किसी से कम नहीं है। नहीं है। तो ये तो बात सही है कि ये डायनामिक्स चेंज तो होगा। तो ये हुँ, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, या तो हुँ, ये अपना नया आका खोजेंगे हुँ। या ये अपने खुद के ना खुद के आका इम्प्रूवमेंट या उनके आर्मी हुँ। बिल्डिंग के बारे में सोचने वाले। हुँ, हुँ, हुँ। ये तो तेल की राजनीति के बारे में आपने बड़ी अच्छी चर्चा की कन्हैया जी। एक सवाल थोड़ा सामरिक मसले से जुड़ा ये देखते हैं कि चूँकि ईरान एक शिया इस्लामिक देश है और बड़ी ताकत रहा है, ये भी चर्चा रही है कि करीब-करीब इतना यूरेनियम एनरिचमेंट कर रखा है कि इसके पास एटम बम कभी भी हो सकता है। हालाँकि अभी कहते हैं कि 60% ही है। लेकिन जिस तरह से उसने सऊदी अरब, यूएई, कतर जो सुन्नी मुल्क हैं, उन पर हमला किया है, उसके बाद जो ये ग्लोबल इस्लामिक पॉलिटिक्स है, इसमें क्या शिया-सुन्नी विवाद गहराएगा? और जो वर्ल्ड ऑर्डर की अभी आपने बहुत अच्छे से समझाया, तो क्या जो इस्लामिक पॉलिटिक्स में भी जो शिया-सुन्नी वाला ऑर्डर है, वो कुछ नया तरीका लेगा? आज जैसे खबरें आ रही हैं कि हूती भी शामिल हो गए हैं। तो ये क्या मिडल ईस्ट एक परमानेंट वहाँ हालाँकि बहुत सारा संघर्ष चलता ही रहता है, फ़लस्तीन और उसका, तो ये अब इसमें एक नया एंगल भी जुड़ जाएगा शिया-सुन्नी वाला भी? बिल्कुल, ये होके ही रहेगा, ठीक है? और इसमें वही बात है कि एक तो इनकी अपनी लड़ाई है हुँ, और दूसरी बाहरी से लड़ाई है। हुँ, दोनों फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है इनको, ठीक हुँ, है? तो ये तो विवाद गहरा ही गहराएगा और इसके नए डायनामिक्स भी तय होंगे, क्योंकि सऊदी अरेबिया इकोनॉमी के मामले में कमज़ोर नहीं है हुँ, और सऊदी अरेबिया किसी हद तक जाकर ईरान को बर्बाद कर सकता है। हुँ, वहाँ पे उसको कोशिश करेगा उन चीज़ों को लेकर के हुँ, और ईरान
देखिए कहीं न कहीं से कमज़ोर तो हुआ है। उसके सुप्रीम लीडर का मारा जाना, ठीक है? वो प्रोपेगेंडा होता है कि बढ़ा-चढ़ा के हम दिखाते हैं। लेकिन हुँ, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अगर आप अमेरिका जैसे हाथी से टकराए हो आप, तो हुँ, ज़्यादा नुकसान आपको होने के चांसेस हैं, हुँ, ठीक है? तो हुँ, ऐसे में अगर शिया-सुन्नी विवाद भी ऐसे खिंचता रहा, तो मुझे लगता है भविष्य में ईरान के लिए अच्छी खबर नहीं है। हुँ, और ये चीज़ें बहुत दूर तक जाने वाली हैं, ये बात तो सच है, ठीक है? हुँ, और हुँ, इसमें क्या है कि ये लगातार जैसे फ़िलिस्तीन वाली बात आ गई, ठीक है? हुँ, हमास को प्रोटेक्ट करने वाली बात हो गई। और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना होगा कि इराक अपने आप में बहुत पीसफुल नहीं है, सॉरी हुँ, ईरान। हुँ। विदिन ईरान बड़े प्रोटेस्ट हैं, बहुत प्रोटेस्ट है, विदिन बहुत ईरान बड़े हुँ, प्रोटेस्ट हैं। एंटी तो रिजीम भी बहुत लोग हैं। ईरान ईरान को ये एग्ज़ैक्टली ये सिचुएशन सिविल वॉर की तरफ ले जा सकता है। हुँ, ठीक है? तो मुझे लगता है कि इतना जल्दी शिया-सुन्नी का जो विवाद है वो कम होने वाला नहीं है। ये हुँ, और गहराएगा ही हुँ, और इसमें मुझे जो मैं समझ पा रहा हूँ, ज़्यादा चोटिल होगा ईरान। हुँ, ईरान की स्थिति क्योंकि ईरान पे बैकअप अभी 2 ही कंट्री दे रहे हैं। एक हुँ, चाइना है, दूसरा रसिया है। वो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से दे रहे हैं। उन्हें हुँ, तेल चाहिए, वहाँ हुँ, से सप्लाई करनी है। तो हुँ, ये जो दोस्ती कोई नेचुरल नहीं है, हुँ। ये सिचुएशनल स्वार्थ फ्रेंडशिप है स्वार्थ की दोस्ती है और ये। सिचुएशनल फ्रेंडशिप परमानेंट नहीं होती। हुँ, हाँ, सिचुएशनल फ्रेंडशिप परमानेंट नहीं होती, ये नेचुरल दोस्त नहीं है ईरान के। ये हुँ, ऐसा देख पा रहे हैं बिकॉज़ अमेरिका अरे! अमेरिका ने वही तो किया यूक्रेन में, रसिया के सामने। हुँ, 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 यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रखा चलाया, हुँ, चलाया। अब मौका मेरे रसिया का है। वो हुँ, ईरान के कंधे पे रख रहा चला रहा है, ठीक है? हुँ, कि आओ भाई, तो ये तो है ही है। अब इंडिया क्या है, हमारा कंट्री क्या है कि अभी तक का जो मैं देख पा रहा हूँ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत बैलेंस है। हुँ, हमें देखिए इज़राइल के साथ भी खराब रिश्ते नहीं करने हैं हुँ, और ईरान खुद ही कह रहा है कि इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, हुँ, ठीक है? तो हुँ। अगर वो हमें इस चीज़ों को लेके चल रहा है, तो हमें भाई देखिए हमें भी तो अपनी आर्थिक चीज़ों को देखना है। तो अब आपने ये बताया, एक चलते-चलते एक सवाल ये पूछ लेते हैं कि जो अभी खबरें आ रही हैं कि ईरान और के खिलाफ जो है अमेरिका और इज़राइल ने जो ये पेशबंदी की थी, जो अटैक शुरू किया था, काफ़ी दिन से चर्चा थी। तो इसके पीछे जो अभी तक युद्ध का नतीजा है, उसमें आपको क्या लगता है? मतलब ये थोड़ी-सी थोड़ा गंभीर भी है, थोड़ा लाइट भी है कि ये केवल ट्रम्प की सनक भी थी या अमेरिका का कोई एक बड़ा मतलब एजेंडा था, जो कि इंस्टीट्यूशनल एजेंडा था या केवल ट्रम्प ने अपनी सनक में या नेतन्याहू का दबाव था, कुछ एप्स्टीन फाइल से इसका रिलेशन था, ऐसा भी लोग कहते हैं। तो इसमें क्या था? क्योंकि इसमें अमेरिका को कि बहुत कुछ हासिल हो रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है, बल्कि अब हो सकता है बाद में कुछ। हुँ, हुँ। तो इसको क्या ट्रम्प की सनक ही मान लें हम लोग? ट्रम्प के मामले में ये है कि मारे गए गुलफ़ाम वाली हुँ, कहानी है, ठीक है हुँ, ना? सिचुएशन सिचुएशन ये है कि ट्रम्प का व्यक्तित्व कैसा है वो पूरे विश्व के एक-एक बच्चा-बच्चा जान चुका हुँ, है। हुँ, सुबह कुछ और बोलना है, शाम को हुँ, कुछ और बोलना है, रात में कुछ और बोलना है। इज़ इट क्लियर? हुँ, तो इसलिए ही इज़ अ वेरी गुड बिज़नेसमैन, देयर इज़ नो हुँ, डाउट, हुँ, बट ही इज़ वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर। ही इज़ अ हुँ, वर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर। इसका बहुत बड़ा उदाहरण है, उनके ही सिक्योरिटी चीफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। हुँ, आप हुँ, इतने ट्रूप्स को ले जाके खर्चा करवा रहे हो इस चीज़ को लेकर के, किस बात को लेकर के? आपकी हासिल क्या है? किस हुँ, बात का हासिल हुआ? आपको कोई हासिल यहाँ पे नहीं कुछ होने वाला है। लॉन्ग रन में भी आप कमज़ोर हो रहे हो, आपका हुँ, डॉलर टूट रहा है, उसका डोमिनेंस कम हो रहा है, हुँ, बिलियंस डॉलर्स में आप खर्चे कर रहे हो, ठीक है? हुँ, तो ठीक है, सामरिक तौर पे आप अपनी धमक बना रहे हो, लेकिन आप अपने बराबर अपने विरोधी को खड़ा कर रहे हो। हुँ, You are provoking China, you are provoking Russia and हुँ, you are entering Gulf और अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से नहीं सीखा। हुँ, 30 साल में अफ़गानिस्तान में किया क्या उसने? हुँ, हुँ। तालिबान से हटाया था, फिर तालिबान आ गया? फिर या तालिबान तो आ वहाँ गया अच्छा वही। तालिबान है या बुरा तालिबान हुँ, है? हुँ, 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 हुँ। अफ़गानिस्तान ब तो तालिबान ही चला रहा है। हाँ, बल्कि तालिबान को आपने और ज़्यादा वैलिडिटी ही दे दी तालिबान को आपने। अरे भाई तालिबान ने 3 दिन का मोहलत दिया था कि छोड़ दो, यहाँ पे हुँ, काबुल एयरपोर्ट दे रहे हैं तुम्हें। हुँ, अमेरिका जैसे देश को अगर तालिबान धमका सकता है कि 3 दिन में छोड़ दो, ये अपने आप एक साइन है कि अमेरिका कमज़ोर हो रहा है। और हुँ, इस चीज़ को ये दरार और बड़ी हो गई, जब ट्रम्प ने अपने सन की मानसिकता से दूरदर्शिता तो मुझे इसमें खैर कोई नहीं दिखती है, ठीक है। उसके हुँ, अपनी कुछ बातें हो सकती है, उसे अपनी दोस्ती निभानी है इज़राइल के साथ, नेतन्याहू के साथ या वहाँ का इंडस्ट्रियल हब जो है, एक बड़ा एक गुट वो है, वो चीज़ें कर रहा है। बट एज़ अ एडमिनिस्ट्रेटर आई डोंट फाइंड कि
ट्रम्प कोई बहुत समझदार व्यक्ति हैं। ये बहुत सही फैसला नहीं है और लेटर ऑन इसको पूरे अमेरिका को भोगना पड़ेगा इस चीज़ को लेकर के। तो इसमें क्या लग रहा है कि मुझे जो एक दुनिया में एक पूरी थ्योरी है ये कि ये कहा जा रहा है कि ये युद्ध शायद अमेरिका को इंस्टीट्यूशनली थोड़ा कमज़ोर कर देगा। इस सवाल के साथ जो है आप थोड़ा-सा इसको सम अप कर दीजिए सारी बातचीत को, फिर हम अपनी बातचीत को विराम दें। क्या ये अमेरिका जो महाशक्ति के तौर पर ताकतवर देश के तौर पर है, क्या संस्थागत तौर पर ट्रंप जो कर रहे हैं, अभी भी वो रहेंगे थोड़े दिन राष्ट्रपति, तो उससे क्या अमेरिका के महाशक्ति होने वाली बात में कुछ धक्का लगेगा? बिल्कुल, एकदम उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। हम आप इस पे चर्चा कर रहे हैं, यही इसका साइन है, ठीक है? हुँ, देश के हर हिस्से में इस पे चर्चा हो रही है। जो हुँ, समझदार व्यक्ति है, वो ये समझ रहा है, किसी भी युद्ध के बाद आपकी समीक्षा होती है, आपने क्या खोया, क्या पाया। हुँ, कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस। हुँ, अगर आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है, बेनिफिट बहुत कम हो रहा है, तो ये हुँ, समझदारी का फैसला नहीं होगा। तो ये तो बात सच है। 1945 में अपने एटम बम के दम पे जिस तरीके से अमेरिका सुपर पावर बना, हुँ, तो 2001 में 9/11 का ये पहला साइन था अमेरिका के कमज़ोर होने का। हुँ, ये तय हुआ कि अमेरिका पे भी हमला हो सकता है और हुँ, अमेरिका की ये क़र्ज़दानी का ही नतीजा था। तालिबान हुँ, किसने बनाया? अमेरिका ने हुँ, बनाया। हुँ, तो हुँ, बोया, तेल, बबूल का आम कहाँ से हुँ, खाओगे भई? हुँ, उसके बाद दौर शुरू होता है क्या? उसके बाद दौर शुरू होता है 2008-9 का रिसेशन। हुँ, ये दिखाता है आर्थिक रूप से भी अमेरिका कमज़ोर है, वहाँ मंदी आ सकती है। हुँ, उसके बाद का दौर शुरू होता है जब 2014 जो मेजर अगर देखो, हुँ, कहाँ हुँ, से जाना, इनका प्रॉपर तरीके से अफ़गानिस्तान में इन्वेड करना, वहाँ से निकलना हुँ, और फिर अब इस बार ईरान युद्ध में या वेनेजुएला का काम करके या यूक्रेन में पूरे खुद के नेटो को फँसा के हुँ, अमेरिका ने यही तय कर दिया कि हम कमज़ोर हो रहे हैं और हुँ, ईरान युद्ध ने इस दरार को बहुत बड़ा कर दिया। अब हुँ, क्लियरली क्लियर हो रहा है कि हुँ, अमेरिका इज़ नॉट सुपर पावर एनीमोर, हुँ। ब्रिक्स कंट्री आर गोइंग टू डोमिनेट। इसमें एक बात और ऐड कर दीजिए सर कि अगर अमेरिका कमज़ोर होगा तो इज़राइल जो कि मिडल ईस्ट में फँसा हुआ है और बहुत सारा झगड़ा उसकी वजह से है, उसका क्या फ्यूचर में उसको मुश्किलें झेलनी पड़ेंगी या उसका डोमिनेंस थोड़ा और बढ़ेगा? क्योंकि उसने तो हर लड़ाई के बाद थोड़ा अपनी सीमा बढ़ाई ही। मैं अमेरिका और इज़राइल को ऐसे देखता हूँ कि 2 दोस्त हैं, एक बहुत हुँ, अमीर है, लेकिन हुँ, एक दूसरा दोस्त उसका बहुत बिगड़ैल है। वो हुँ, ऐसा दोस्त है कि सबसे झगड़ा लेता चलता है। हुँ, जो हुँ, आ रहा है उसी को टपरी मारता जा रहा है, जो सामने आ रहा है हुँ, उसी को टपरी मारता जा रहा है। तो हुँ, उसके हिस्से का जो बर्डन है वो बड़ा वाला दोस्त सँभाल रहा है। तो हुँ। अमेरिका की ये हाल है कि बदमाश इज़राइल की बदमाशियों का खामियाज़ा खामियाज़ा अमेरिका भुगत रहा है। तो वो मतलब जब अमेरिका खामियाज़ा भुगतेगा तो इज़राइल भी भुगतेगा ही आगे, ना पीछे तो भुगतेगा ही। ऑब्वियस सी तो बात है आप मैं देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, युद्ध किसी समस्या का हल नहीं होता। हल नहीं। हुँ, युद्ध अपने आप में समस्या होती है, हुँ, ठीक हुँ, है? इससे हुँ, कभी समाधान नहीं करता है और आप इतिहास से सीख सकते हैं। आप कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने यही तो सीखा। हुँ, 1.5 लाख लोगों को मारने के बाद उसे हुँ, ये एहसास हुआ कि भैया जीतती मानवता है, हुँ, नरसंहार से कुछ हासिल होने वाला नहीं हुँ, है। इन हुँ। चीज़ों को देख कर के इतिहास से भी सीखना चाहिए इंसान को। ठीक है कन्हैया जी, आपने वक़्त निकाला, बड़ी अच्छी चर्चा हुई आपके साथ, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी हम लोग ऐसी बातचीत के लिए मिलेंगे, जुटेंगे, ठीक है? नमस्कार, धन्यवाद।